जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक ज्ञान 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो आने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और आपके 50 प्रश्नों में से कितना स्कोर रहता है कॉमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। तो साथियों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग आरबीआई के नाम से जानते हैं, इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। आप लोग याद करेंगे, कोई भी भूलकर 1 अप्रैल 1935 नहीं मारेंगे, क्योंकि 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था और राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को कर दिया गया था। आप लोग याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर, सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, सलारगंज संग्रहालय हैदराबाद, यानी दूसरे नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। आप लोग याद करेंगे। आप सभी लोगों से यहाँ पे प्रश्न होगा, गोल गुंबज, ध्यान से प्रश्न को सुने, गोल गुंबज स्मारक कहाँ स्थित है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताने का प्रयास करें। हमारा अगला क्वेश्चन होगा 3 नंबर, दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? देखिए, आप लोग सारे प्रश्न को जरूर देखें एक बार, क्योंकि इसमें चुनिंदा प्रश्नों को लिया गया है जो एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट होता रहता है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो साथियों, दूसरे पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उद्योग, यानी तीसरे नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा। आप लोग याद करेंगे। देखिए, पंचवर्षीय योजना जिसे हम लोग कब चालू हुआ है, आप लोग को सबसे पहले जाना पड़ेगा योजना आयोग। तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। आप लोग याद करेंगे। सबसे पहले पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक, क्योंकि ये 5 साल के लिए योजना बनाया जाता था। तो जो 1951 से 1956 तक जो योजना था, उस पर कृषि पर जोर दिया गया था, और दूसरा जो पंचवर्षीय योजना है उस पर उद्योग पे जोर दिया गया था। आप लोग याद करेंगे। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है किस मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 4 नंबर, जनसंख्या के आधार पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आप लोग को बताना है। तो साथियों, जनसंख्या के आधार पर अगर देखा जाए तो 28 राज्यों में, जो हमारे भारत में है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, इनमें से सबसे बड़ा राज्य हमारा आता है अपना उत्तर प्रदेश। आप लोग याद करेंगे। यानी 4 नंबर प्रश्न का हमारा बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश हमारा पहले नंबर पे, बताने में मिस्टेक हो गया, माफ़ करें इसको। देखिए, पहले नंबर पे हमारा आता है उत्तर प्रदेश और दूसरे नंबर पे आपसे पूछा गया है महाराष्ट्र। आप लोग याद करेंगे। यानी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा। आप लोग याद करेंगे, इजी सा प्रश्न होगा। जनसंख्या के आधार पे यहाँ पे दूसरा आपसे पूछा गया है, तो महाराष्ट्र बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा और उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे आता है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तीसरे नंबर पे कौन सा राज्य आता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 5वां प्रश्न होगा, गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? तो साथियों, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी 5वें नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। कब किया था? तो आप लोग याद करेंगे 1206 में गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। आप लोग याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 6 नंबर, मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों, मीराबाई चानू काफ़ी चर्चित थी, तो आप लोग को बताना है मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है। तो साथियों, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा, वेट लिफ्टिंग, यानी भारी तोलन, आप लोग इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 7 नंबर, 2023 एशियाई खेल में भारत में कुल कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों, 2023 में एशिया खेल हुआ है और कहाँ पे हुआ आप लोग ये भी याद रखेंगे, चीन में हुआ है। देश आप लोग जरूर याद करें, क्योंकि पूछा जा सकता है कि 2023 का एशिया खेल किस देश में हुआ है, तो आप लोग जरूर याद करेंगे चीन में। तो उनमें भारत ने कितने पदक जीता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा 107। आप लोग दिमाग में से जरूर बैठाएं, 107 पदक कुल भारत ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, चर्चा में रहा लाडली बहन योजना किस सरकार ने शुरू किया है?
तो दोस्तों चर्चा में रहा लाडली बहन योजना, यह मध्य प्रदेश, यानी 8वें नंबर प्रश्न का हमारा बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। आप सभी लोग बताएं वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, क्योंकि यहाँ पे मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं, 4 राज्यों के मुख्यमंत्री बदले हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताने का प्रयास करें। अगला प्रश्न होगा 9 नंबर, पुरुष हॉकी 2023 भारत ने किस देश को हराकर जीता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है, आप लोग जरूर यहाँ पे ध्यान दें। पुरुष हॉकी 2023 किस देश ने जीता है, आप लोग को बताना है। तो देखिए इसका हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जर्मनी। याद करेंगे आप लोग, जर्मनी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बेल्जियम को हराकर। पुरुष हॉकी जो 2023 में हुआ था, और कहाँ पे हुआ था, तो ये उड़ीसा में हुआ था। आप लोग याद करेंगे उड़ीसा के स्टेडियम राउरकेला स्टेडियम में हुआ था, बिरसा मुंडा स्टेडियम जिसका नाम है राउरकेला में स्थित है। इसमें जर्मनी ने जीता है बेल्जियम को हराकर। आप लोग याद करेंगे इस प्रश्न को 9 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 10 नंबर, कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो साथियों कंडला बंदरगाह गुजरात, यानी 10 नंबर प्रश्न का हमारा बिल्कुल राइट आंसर भी हो जाएगा। आप लोग याद करेंगे। आप सभी लोगों से यहाँ पे प्रश्न होगा तूताकोरियम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तूताकोरियम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, आप लोग को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 11 नंबर, सर्वप्रथम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था, आप लोग को बताना है। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको जरूर याद करेंगे, स्टार लगा लें इस प्रश्न को, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। सर्वप्रथम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और किस वर्ष हुआ था, आप लोग को बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा 1969। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, उसी समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आप लोग याद करेंगे इस प्रश्न को। आप सभी लोग बताएं वर्तमान में कुल भारत में कुल कितनी सरकारी बैंकें हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताने का प्रयास करें। 12 नंबर क्वेश्चन होगा ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध किससे है। तो काफ़ी चर्चित क्वेश्चन है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध दोस्तों दुग्ध उत्पादन से, यानी 12 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ कब माना जाता है। तो साथियों भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ 1948, यानी 13 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। आप लोग याद करेंगे। आप सभी लोग बताएं डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ है। डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग बम उम बनाने का कार्य जो होता है हमारे देश में, वही कार्य करती है संस्था डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ है, आप लोग को बताना है। नेक्स्ट प्रश्न होगा 14 नंबर, नाबार्ड बैंक की स्थापना किसकी सिफारिश पर हुई थी। तो सारे ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप लोग जरूर देखें वीडियो तक अंत को। तो साथियों नाबार्ड बैंक की स्थापना शिवरामन समिति, यानी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा। आप लोग याद करेंगे कब हुआ था, तो आप लोग डेट भी याद करेंगे 12 जुलाई 1982। डेट आप लोग जरूर याद करें, काफ़ी रिपीट होता है एग्जाम में। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुआ है नाबार्ड बैंक की, और किसकी सिफारिश पे, शिवरामन समिति, आप लोग याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है। तो साथियों यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी, आप लोग यानी इसका अगर हम लोग आंसर कहेंगे तो दोनों से है, ए और सी। आप लोग याद करेंगे, काफ़ी चर्चित महिला है यह यामिनी कृष्णमूर्ति। कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का एक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य, और भारतनाट्यम तमिलनाडु। आप लोग जरूर याद करेंगे। आप सभी लोग बताएं भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। अगला प्रश्न होगा अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जनेवा, यानी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। आप लोग याद करेंगे, इसकी स्थापना भी आप लोग साथ साथ याद करें 1 जनवरी 1995। आप लोग याद करेंगे 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुआ है, और इसका मुख्यालय हमारा है जनेवा। नेक्स्ट प्रश्न होगा
उत्तर प्रदेश के किस शहर को पीतल नगरी कहा जाता है? यानी सबसे अधिक वहाँ पे पीतल का सामान मिलता है। तो आप लोग को बताना है उत्तर प्रदेश के किस शहर को पीतल की नगरी के नाम से जाना जाता है। तो साथियों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल राइट आंसर भी हो जाएगा मुरादाबाद। आप लोग याद करेंगे मुरादाबाद शहर को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन होगा म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट पर नियंत्रण कौन सी संस्था करता है? आप लोग को बताना है। तो दोस्तों जो भी हमारा शेयर मार्केट होते हैं म्यूचुअल फंड, उसकी स्थापना सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग याद करेंगे सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ इंडिया। यानी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा। इसकी स्थापना भी आप लोग याद करेंगे 1988, और अगर इसका मुख्यालय पूछा जाए तो मुंबई आप लोग याद करेंगे। अगला प्रश्न होगा किसी देश का जीवन स्तर किससे जाना जाता है? अगर आप किसी भी देश को ये जानना चाहते हैं वो कितना गरीब है या कितना अमीर है, तो आप लोग किसके अनुमान लगा सकते हैं? आप लोग को बताना है। तो ऑप्शन में आप लोग को दिख रहा होगा गरीबी के अनुपात से, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय और बेरोजगारी से। तो देखिए इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल इजी सा आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय, यानी उस देश में कोई व्यक्ति एक दिन में औसतन कितना कमाता है, इससे हमारा जीवन स्तर पता चलता है कि वह देश कितना अमीर है और कितना गरीब है। यानी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल राइट आंसर भी हो जाएगा, आप लोग याद करेंगे। अगला प्रश्न होगा 20 नंबर, सेब उत्पादन में भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो साथियों सेब उत्पादन में भारत का पहला राज्य हमारा जम्मू कश्मीर। यानी 20 नंबर प्रश्न का हमारा बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा 21 नंबर, अमीर खुजरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुजरो काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं क्योंकि इन्होंने कई राज्यों के दरबार में रह चुके हैं। कई भी राजा है जितने हुए थे कई राज्यों में रह चुके हैं। इसे हम लोग भारत का तोता यानी तूते हिंद के भी नाम से जानते हैं अमीर खुजरो को। तो देखिए अमीर खुजरो का वास्तविक नाम अगर आपसे पूछा जा रहा है तो इसका हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अबुल हसन। आप लोग याद करेंगे काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है इस प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 22 नंबर, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो साथियों भारत में कई अनेक धर्म हैं, तो आप लोग को बताना है सिखों के अंतिम गुरु कौन है। जिस तरह हिंदू मुस्लिम सिख, उसी तरह इस यहाँ पे सिख धर्म के बारे में आपसे पूछा जा रहा है सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। यानी 22 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल राइट आंसर भी हो जाएगा, आप लोग याद करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए पहले गुरु कौन थे, तो हमारा गुरु नानक देव, आप लोग याद करेंगे। सिखों में कुल 10 गुरु हुए हैं। पहले गुरु हमने आपको बता दिया है गुरु नानक देव, और लास्ट गुरु जो 10वें नंबर के हैं गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के जो जन्म स्थल है हमारा पटना साहिब, आप लोग याद करेंगे। बिहार के पटना जो राजधानी है वहीं पे इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न होगा 23 नंबर, शांतिवन किस पुरुष की समाधि स्थल है? तो दोस्तों शांतिवन जो महापुरुष हैं वो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी 23 नंबर प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा, आप लोग याद करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल का नाम हमारा शांतिवन है। आपसे प्रश्न होगा कि राजघाट किसका समाधि स्थल है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन होगा डायमंड हार्बर किस शहर को कहा जाता है? उपनाम से यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों जो आप लोग को लग रहा है क्वेश्चन आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं इसका आंसर। तो डायमंड हार्बर हम लोग कोलकाता शहर को कहते हैं। यानी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 25 नंबर, सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों सांची का स्तूप यह विश्व विरासत स्थल में स्थित है। तो इसकी निर्माण हमारा अशोक, यानी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा अशोक, जो मौर्य वंश का सबसे महान शासक है अशोक, आप लोग याद करेंगे। अगला प्रश्न होगा गुड़ी पड़वा किस राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है? तो साथियों गुड़ी पड़वा काफ़ी चर्चित एक त्यौहार है, फेस्टिवल है। यह महाराष्ट्र में मनाया जाता है। यानी 26 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। देखिए हर एक राज्य का अलग अलग अपना एक त्यौहार है। जैसे में उत्तर भारत में मकर संक्रांति मनाया जाता है, फसल की नई जो फसल कट जाता है तो उसके उपलक्ष्य में, नई फसल के जो उपलक्ष्य में हमारा मकर संक्रांति मनाया जाता है। दक्षिण भारत में अगर आप जाएंगे तमिलनाडु में तो पोंगल मनाया जाता है, आप लोग याद करेंगे पोंगल त्यौहार, वो भी हमारा फसल से ही त्यौहार है। अगर असम में देखना चाहेंगे तो बिहू नाम से जाना जाता है इसे।
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 27 नंबर, राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो साथियों सांसद के जो अंग अन्य हैं, सांसद के आप लोग को सभी लोग को पता होगा 3 अंग होते हैं सांसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो देखिए आपसे पूछा गया है यहाँ पे, राज्यसभा अगर आपका सदस्य बनना है तो आपका उम्र कितना होना चाहिए? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। अगर आपका उम्र 30 वर्ष का है तो आप लोग राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति 25 वर्ष का पूरा हो जाता है तो वो लोकसभा का सदस्य बन सकता है। यहाँ पे ध्यान दें, अगर भारत का प्रधानमंत्री चाहे किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनना है तो भी आपका उम्र अगर 25 वर्ष हो जाता है तो आप लोग विधायक का चुनाव लड़ सकते हैं और उससे आप लोग ऊपर जा सकते हैं, यानी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और लोकसभा का सदस्य अगर हैं तो प्रधानमंत्री देश का बन सकते हैं। आप सभी लोग ऐसे यहाँ पे प्रश्न होगा, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी व्यक्ति का न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? अगला क्वेश्चन होगा 28 नंबर, बेबीलोन का झूलता बाग किस देश में स्थित है? तो साथियों बेबीलोन का झूलता बाग इराक, यानी 28 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। आप सभी लोग बताएं इराक की राजधानी कहाँ है? देखिए हम ईरान की बताते रहे आपको, ईरान की राजधानी तेहरान है, आप लोग याद करेंगे। आप लोग को बताना है इराक की राजधानी कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भगवान बुद्ध की पत्नी का क्या नाम है? तो साथियों भगवान बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा, आप लोग याद करेंगे। यानी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा यशोधरा। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल देश में लुम्बिनी में। और इनका अगर आपसे पूछा जाए इन्होंने ज्ञान सबसे पहले कहाँ प्राप्त किया था? बोधगया बिहार में जो स्थित है। और अपना ज्ञान प्राप्त करके सबसे पहले 5 शिष्यों को अपना ज्ञान कहाँ पे दिया था? तो हमारे उत्तर प्रदेश के सारनाथ में, आप लोग याद करेंगे। अगला प्रश्न होगा, एकमात्र वेद जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है, आप लोग को बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न को आप लोग जरूर स्टार लगा लें, काफ़ी एग्जाम में रिपीट हुआ है। वेदों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो 4 होते हैं, आप लोग याद जरूर रखेंगे। अगर सबसे पुराना वेद अगर आपसे पूछा जाए तो हमारा ऋग्वेद होता है। तो आपसे पूछा गया है एकमात्र वेद कौन सा है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है? तो इसका हमारा बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा यजुर्वेद। यानी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो दोस्तों जो भी आपके घरों में उपयोग होने वाला जो बल्ब होता है तो उसमें जो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है, जिस लाइट देने पे वो जल जाता है, वो किसका बना होता है? आप लोग को बताना है। तो साथियों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा टंगस्टन। टंगस्टन धातु का बना होता है, आप लोग याद करेंगे। आप सभी लोग बताएं विद्युत जो बल्ब होता है उनमें कौन सी निष्क्रिय गैस भरी जाती है? अगर आप कोई भी बल्ब को फोड़ेंगे तो देखते होंगे आप, बिल्कुल एक आवाज़ दिखाई देगा, ऐसा सुनाई देगा आपको, यानी बिल्कुल आप पटाखे जैसा एक आवाज़ सुनाई देता है। तो उसमें एक निष्क्रिय गैस भरी जाती है, आप लोग को बताना है कौन सी गैस भरी जाती है बल्ब में। अगला प्रश्न होगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र हमारा डायनेमो, यानी अगर सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं जनरेटर, जिसे हम लोग जनरेटर के नाम से जानते हैं। यानी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। अगर आपके यहाँ बिजली नहीं है तो आप लोग जनरेटर से बिजली उत्पादन कर सकते हैं। आप लोग याद करेंगे डायनेमो। आप सभी लोग इससे यहाँ पे प्रश्नों का ध्यान से प्रश्न को सुने, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है, आप लोग को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कलर ब्लाइंडनेस को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? यानी रतौंधी हम लोग सिंपल भाषा में कह सकते हैं। कलर ब्लाइंडनेस, रतौंधी यानी किसी भी व्यक्ति को दिन में ना दिखाई दे, तो उसको हम लोग किस लेंस से दूर किया जा सकता है, आप लोग को बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा, किसी भी लेंस से नहीं, क्योंकि इसके लिए कोई लेंस बना ही नहीं है। इसको हम लोग दूर नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह एक आनुवंशिक रोग है जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता रहे। यानी आपके माता पिता किसी को भी हुआ है तो अगला पीढ़ी जो उसका बच्चा होगा उसको हो सकता है यह रोग। तो आप लोग याद करेंगे यह किसी भी लेंस से नहीं ठीक किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है?
तो दोस्तों आपने स्वच्छ आसमान को जरूर देखा होगा, उसका रंग जो होता है नीला दिखाई देता हुआ आप लोग को प्रतीत होता है। तो यह किस घटना के कारण दिखाई देता है? वास्तव में उसका रंग नीला नहीं होता है आकाश का, लेकिन यह किसके कारण दिखाई देता है आप लोग को बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा, प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। चाहे आप लोग इस तरह भी समझ सकते हैं, सूर्य डूबते हुए चाहे निकलते हुए सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। यह हमारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही यह घटना पे संभव है, आप लोग याद करेंगे। अगला क्वेश्चन होगा 35 नंबर, विभवांतर मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? सिंपल सा प्रश्न है, विभवांतर को आप लोग किस यंत्र से माप सकते हैं आप लोग को बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब है वोल्ट मीटर। अगला प्रश्न होगा 36 नंबर, किसी तत्व की परमाणु संख्या किस पर निर्भर करता है? तो देखिए यह केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। तो दोस्तों नाभिक जो होता है, नाभिक के हमारे केंद्र में सबसे पहले आप लोग को जानना पड़ेगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। तो अगर आपको परमाणु संख्या जानना है तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर ही परमाणु की संख्या होता है, यानी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन गैस किसका एक अप्रूप गैस है? तो साथियों ओजोन गैस यह ऑक्सीजन का एक अप्रूप है, क्योंकि ऑक्सीजन का सूत्र आप जरूर जानते होंगे O2 होता है, और ओजोन गैस का अगर आपसे पूछा जाए तो O3, यानी यह एक प्रकार से कह सकते हैं यह ऑक्सीजन का ही अप्रूप गैस है ओजोन। नेक्स्ट प्रश्न होगा, मानव शरीर का तापमान मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों आपका अगर बुखार हो जाता है और डॉक्टर के पास आप जाते हैं, तो आप लोग को जो बुखार नापा जाता है उस यंत्र का आपसे नाम पूछा जा रहा है। तो साथियों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा थर्मामीटर। उस यंत्र का नाम है हमारा थर्मामीटर। देखिए यह 3 प्रकार का पैमाना होता है, एक केल्विन में भी होता है, और सेंटीग्रेड, और एक फ़ारेनहाइट। यह तीनों अलग अलग पैमाने हैं। अगर आपसे पूछा जाए मानव शरीर का केल्विन में तापमान कितना होता है तो 310 केल्विन। सेंटीग्रेड में पूछा जाए तो आप लोग याद करेंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट। इतना अगर कोई व्यक्ति का तापमान रह रहा है तो वो बिल्कुल स्वस्थ है, यानी अच्छा माना जाएगा। अगर इससे कम चाहे अधिक अगर हो जाएगा किसी भी व्यक्ति का, तो उसको हारसमेंट, कम हो जाएगा तो हारसमेंट का बीमारी हो जाता है, और अधिक हो जाने पे, जैसे में अगर 98.6 अगर आपका अधिक हो जाता है पैमाना, तो आपको बुखार हो जाएगा। तो आप लोग याद करेंगे, यानी थर्मामीटर यह यंत्र है जिससे हम लोग तापमान मापते हैं। अगला प्रश्न होगा, प्रेशर कुकर का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया है? तो दोस्तों जो हमारे घरों में खाना बनाने के लिए उपयोग होता है प्रेशर कुकर, इसका आविष्कार डेनिस पैपिन, यानी 39 नंबर प्रश्न का हमारा बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा, आप लोग याद करेंगे। आप सभी लोगों से यहाँ पे प्रश्न होगा, ट्रैक्टर जो कृषि के लिए उपयोग होता है, ट्रैक्टर का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया है आप लोग को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दाब का नियम किसने प्रतिपादित किया था, यानी दाब का नियम किसने दिया है? तो दोस्तों नाम से ही स्पष्ट आ रहा होगा, दाब का नियम पास्कल, आप लोग याद करेंगे, इसका हमारा बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है? यानी आकाश में जो हमारे ब्रह्मांड में सबसे पहले छोड़ा गया उपग्रह कौन सा है आप लोग को बताना है। देखिए सौरमंडल में कुल 8 ग्रह पाए जाते हैं जो प्राकृतिक हैं, और जो अपने जो मानव बनाकर छोड़ेगा उसे हम लोग कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है मानव द्वारा पहला छोड़ा गया उपग्रह का क्या नाम है? तो आप लोग याद करेंगे, इसका हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट एक वैज्ञानिक थे, इन्हीं के नाम पर यह नाम रखा गया है आर्यभट्ट। कब छोड़ा गया था? तो 19 अप्रैल 1975, डेट भी आप लोग याद कर सकते हैं, सर्वप्रथम छोड़ा गया उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है? तो दोस्तों आपने जरूर पढ़ा होगा, ध्वनि को गमन करने के लिए कोई ना कोई माध्यम की जरूर आवश्यकता हो सकती है। तो इसका हमारा बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा, सॉरी ठोस। इसका हमारा बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा, आप लोग याद करेंगे। ठोस में सबसे अधिक हमारा ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, निर्वात में ध्वनि का वेग बिल्कुल शून्य हो जाता है, आप लोग याद करेंगे। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, वर्तमान में नियंत्रक महालेखक परीक्षक कौन है?
तो दोस्तों जो भी हमारे देश है, देश का जो भी हमारा धन है, कितना कहाँ कैसे खर्च हो रहा है, इसका देख रेख रखने के लिए एक पद रखा गया है, नियंत्रक महालेखक परीक्षक। तो इनके वर्तमान में अध्यक्ष है जो हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू। यानी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल राइट आंसर भी हो जाएगा। आप सभी लोग ऐसे यहाँ पर प्रश्न होगा, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में हुआ था? जो अभी वर्ल्ड कप जो बीता है 2023 में, तो किस देश पर यह आयोजन हुआ है आप लोग को बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अपना देश भारत। भारत में यह आयोजन हुआ था वर्ल्ड कप आयोजन। तो देखिए इसमें अगर विजेता देश अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें विजेता हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया था और उपविजेता यानी रनर जो देश था भारत ही था। आप लोग याद करेंगे, विजेता देश आप लोग जरूर याद करेंगे ऑस्ट्रेलिया। इसमें इसको जीत लिया है वर्ल्ड कप 2023। कहाँ पे हुआ था? तो भारत में हुआ था। अगला प्रश्न होगा, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे किस गैस को छोड़ते हैं? तो दोस्तों जिस तरह आप भोजन बनाते हैं उसी तरह प्रकाश संश्लेषण द्वारा पेड़ पौधे भी अपना भोजन बनाते हैं। तो जब भोजन बनता है तो उस समय पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। आप लोग याद करेंगे, भूलकर भी कोई कार्बन डाइऑक्साइड को न मारें। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड उस समय लेते हैं जब भी प्रकाश संश्लेषण होगा। आप लोग जरूर याद करेंगे, दिन में ही होता है, रात में नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश अति आवश्यक है। तो जब भी पौधा खाना बनाएंगे दिन में ही बनाएंगे। तो याद करेंगे ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो साथियों जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ अगर आपसे पूछा जाए तो आर्थ्रोपोडा यानी 46 नंबर प्रश्न का हमारा बिल्कुल राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, चेचक के टीके का किस व्यक्ति से नाम जुड़ा है? यानी सिंपल सा है, चेचक का टीका खोज किसने किया है आप लोग को बताना है। चेचक यानी हम लोग अगर सिंपल भाषा में जिस तरह माता के नाम से जानते हैं, आप लोग घरों में छोटी माता बड़ी माता निकल आती हैं, इसी को हम लोग विज्ञान के रूप में चेचक का टीका कहते हैं, यानी चेचक रोग कहते हैं। तो देखिए इसका टीके का खोज एडवर्ड जेनर, यानी 47 नंबर प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। एडवर्ड जेनर ने इसका खोज किया है चेचक का टीका। वैसे तो अगर माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में कि अगर माता जी निकल जाती हैं, छोटी माता या बड़ी माता, अगर आप उसको दवा कराएंगे तो काफ़ी फैलती जाती है, लेकिन विज्ञान ने इसका खोज कर लिया है। चेचक का टीका का खोज एडवर्ड जेनर ने किया है, आप लोग याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों असहयोग आंदोलन के समय सबसे पहले आप लोग को असहयोग आंदोलन कब हुआ था ये जानना पड़ेगा। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920, आप लोग डेट को याद करेंगे, 1 अगस्त 1920 यह गांधी जी द्वारा चालू किया गया आंदोलन था। तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड, यानी 48 नंबर प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। इसी के शासनकाल में जालियांवाला बाग भी घटा था जो पंजाब में। तो आप लोग याद करेंगे, इसका बिल्कुल हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति किस वर्ष हुई थी? अभी तक विश्व भर में 2 वर्ल्ड वार यानी 2 बार विश्व युद्ध हो चुका है। तो सबसे पहले आप लोग को देखें पहला विश्व युद्ध कब हुआ है। तो पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918, 1914 से 1918 अगर देखा जाए तो यह 5 वर्ष तक चला था। और दूसरा विश्व युद्ध हमारा 1939 से 1945। ठीक है, आप लोग याद करेंगे तो आप लोग जरूर याद इसको कर सकते हैं। इसका हमारा बिल्कुल सही जवाब 1945 यानी सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा और यह हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो साथियों प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका, यानी सर्वप्रथम संविधान अमेरिका का ही बना था। कब बना था? तो आप लोग जरूर याद करेंगे 1789, सबसे पहले अमेरिका में ही प्रजातंत्र की स्थापना हुआ था। तो देखिए यहाँ पे हमने 50 प्रश्नों को पूरा किया है और वीडियो के अंत में आपके लिए क्विज रखा जाता है। चलिए आज का क्विज देखते हैं। आज का हमारा क्विज है, ध्यान से क्विज को देखें और इसका जरूर जवाब देने का प्रयास करें। मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? देखिए मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया है 1526। हम आपको हिंट दे रहे हैं, 1526 में सबसे पहले मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया है। और आप लोग को बताना है सबसे पहले अंग्रेज यानी
हमारे देश में, भारत में पहले अंग्रेज तो थे नहीं, अंग्रेजों यहाँ पे आए थे कमाने के लिए, धन अर्जन करने के लिए। तो सबसे पहले व्यक्ति कौन सा अंग्रेज है वो जो आया था, और उसका क्या नाम था और किसके दरबार में आया था, आप लोग जरूर बताएं एक विस्तृत जानकारी। और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताने का प्रयास करें। अगर आप बोलेंगे तो ऐसा ही कंटिन्यूटी 50 वीडियो का सीरीज चलाया जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताने का जरूर प्रयास करें। धन्यवाद।